तो प्रिय विद्यार्थियों, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की क्लास का आयोजन है, जिसमें दमोह जिले के कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों की हर प्रकार की समस्या का समाधान फेसबुक लाइव से किया जा रहा है। तो सभी से आग्रह है कि जिस प्रश्न में जहाँ कहीं भी कोई आपको समस्या जाती है, ब्लूप्रिंट में कोई प्रॉब्लम होती है या अदर कोई भी 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर और 4 नंबर वालों जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर रखिएगा। अभी आपको बता दें कि जो बायोलॉजी का जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट जो है वो 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई जो है वो जनन है, रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत 3 अध्यायों को लिया गया है, जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस 3 चैप्टर जो हैं इसमें से अधिकतम 16 अंक के प्रश्न बनेंगे आपके। 16 नंबर से आएगा ये पूरा इकाई। इसी प्रकार से दूसरी इकाई जो है आनुवांशिकी तथा विकास, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें भी 3 चैप्टर दिए गए हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागतिकी का आणविक आधार और विकास। इन 3 चैप्टर से भी 16 नंबर का आना है। तो ये दोनों इकाई हाई स्कोरिंग हैं, सरल भी हैं। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा कठिन नहीं है ये दोनों दोनों इकाइयाँ। इसी प्रकार से जो तीसरी यूनिट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो इसमें भी 2 चैप्टर रखे गए हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये आपकी 14 अंक की आना है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों चैप्टर हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये बहुत ही सरल हैं। क्योंकि घर में जो आप उपयोग करते हैं चीज़ें, जैसे दही का उपयोग करते हैं आप, इडली डोसा का उपयोग करते हैं, या और जो खाद्यान्न घर में बनाए जाते हैं, ये दोनों चैप्टर उससे रिलेटेड हैं। और जो सामान्य बीमारियां जैसे वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ हैं या फंगल डिसीज़ जो हैं, वो भी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो ये व्यवहारिक जीवन में आपने बहुत देखा होगा इसको, इसलिए इसको चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है। ये दोनों चैप्टर ही बहुत सरल माने जाते हैं। अब चौथी यूनिट जो है आपकी वो है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें भी 2 चैप्टर रखे गए हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें ये थोड़ा कठिन पड़ती है बायोलॉजी के विद्यार्थियों को। तो मैं मैडम से चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि वो इन 2 चैप्टर के बारे में अपने विचार रखें। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके क्या यूज है, कैसे उसका उपयोग किया गया है, वो हम उसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि उसमें कौन से एंजाइम्स हैं, कैसे हम है क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम न्यू जीएमओ बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी मतलब डिजायरेबल डीएनए के सेगमेंट को कट करके वेक्टर में इंसर्ट करते हैं और उस वेक्टर को होस्ट में ट्रांसफर करके अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट लेते हैं। और उसके बाद हम उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में उनसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट लेते हैं। ये सब हमारा फर्स्ट चैप्टर में आएगा, जो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम।
अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी व उसके उपयोग, जिसमें हम एग्रीकल्चर यूज कि हम कैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एग्रीकल्चर के फील्ड में हम इसका यूज करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जिसमें हम क्या करते हैं कि दो मतलब प्लांट्स को लेके एक एक्स प्लांट लेके एक लेबोरेटरी में छोटे प्लांट को ग्रो करते हैं और उसका फिर माइक्रो प्रोपगेशन करके एक स्वस्थ पौधा उगाते हैं, जो हम काय में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक आ जाता है बीटी, जिसमें जो बैसिलस थ्रिंजिनेसिस है, जिससे क्राई प्रोटीन वो क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अगला आ जाता है मेडिकल की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं, तो जिसमें हम मेडिकल के फील्ड में, जैसे हम जानते हैं आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है, उसके लिए पहली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाई गई जिसको हम ह्यूम्यूलिन बोलते हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे पहले इली लिली कंपनी ने बनाई थी, जिसमें उन्होंने इंसुलिन की जो अल्फा चेन बीटा चेन दोनों को अलग अलग मीडियम में ग्रो करके उसके बाद एक इंसुलिन को ह्यूम्यूलिन को बनाया गया था। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है एडीए जीन थेरेपी, जिसके अंदर हम एडीए डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, अभी आज ही जो प्री बोर्ड एग्जाम था उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आ जाती है उसमें आती है पारिस्थितिकी, जिसमें इकोसिस्टम है, 3 यूनिट है, इसमें 12 अंकों का वेटेज है। इसमें है जीव समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता और जैव संरक्षण। तो ये भी एक इजी यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं आज के प्रश्न पत्र के बारे में। तो आज जैसे प्री बोर्ड में पेपर था बायोलॉजी का, तो अब हम पहले कुछ ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर ले। तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि सबको पता है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन 5 आते हैं। फर्स्ट उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि किस the part of gynoecium which receive the pollen grain is called, so सबको आंसर पता है, that is stigma. Then seed developed from, so it is developed from the embryo. Now the no, which is not sexually transmitted disease, so it's anemia. Then disease caused by the activation of oncogene, तो आ जाएगा आपका कैंसर। तो अगर हम देखें तो टोटल 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे, जब हम फाइनल में पेपर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 28 नंबर के रहेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप है वो 7 क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 मार्क्स के रहेंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप जो 4 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर टाइप जिसमें रहेंगे 4 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के। जी सर। जी, पेपर के बारे में स्टूडेंट से आग्रह है कि वो अपने कमेंट बॉक्स में जो भी उनको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेरी गुड, क्या है ये, कॉम्पिटिटिव नॉलेज इज गुड फॉर स्टूडेंट्स। तो मैम ने जैसे आज के पेपर का बताया, इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपने कई बार पढ़े होंगे। तो पेपर बहुत सरल था, कठिन नहीं था। तो पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला मैम ने बता दिया आपको। दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट। तो इसमें भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें प्लेसेंटा या अपरा आपको लिखना था। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है इसका, डीएनए से एमआरए बनने की विधि को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, हिंदी में अनुलेखन बोलेंगे उसको, ये आएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो है, दूध से दही का निर्माण खाली स्थान जीवाणु के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि जो 3rd यूनिट आपकी है वो बहुत इजी है, और उसी यूनिट का ये प्रश्न है। दूध से दही का निर्माण आप बहुत पहले छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस है। तो इनका एक ग्रुप होता है जिसको LAB बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इनसे दूध से दही का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से चौथा जो है, देश के जैव संसाधनों की चोरी
डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को खालिस्तान कहते हैं। थीफ्ट, रॉबरी एंड इलीगल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड, तो बायो पायरेसी आएगा इसमें आंसर, जैविक चोरी कहलाता है। देश के किसी भी संसाधन, जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और इसके अलावा जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी बगैर परमिशन के उपयोग करना जैविक चोरी कहलाता है। तो ये 1 नंबर से यहाँ प्रश्न आया, इसका 2 नंबर से भी पूछा जाता है और मोस्टली ये क्वेश्चन 3 नंबर से आता है। इसी प्रकार से ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे खालिस्तान कहते हैं। ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एल्टर्ड आर कॉल्ड, तो इसमें जो आंसर आना है, जैसे अभी मैम ने बताया था आपका जैव प्रौद्योगिकी यूनिट से, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के डीएनए को मिलाकर एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे अपने जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, जिनको कई प्रकार की बैक्टीरियल, वायरल या फंगल डिसीज जो होती हैं उससे क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत लॉस होता है किसानों को, तो इसके लिए कुछ ऐसे जीन्स का चयन करते हैं जो उसके लिए रेसिस्टेंट या प्रतिरोधी होते हैं। जैसे मैम ने अभी आपको बताया बीटी कॉटन, तो कपास जो होता है कॉटन, इसमें एक बुलवर्म इंसेक्ट इफेक्ट डालता है और रेशे जो रहते हैं उसकी रेटिंग कर देता है, तो कपास का उत्पादन बहुत कम होने लगता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस thuringiensis, उसका जीन लिया और उसके जीन को कॉटन के जीन में मिक्स करके एक नई वैरायटी बनाई जिसका नाम रखा गया बीटी कॉटन। तो यहाँ आपको लिखना था आंसर में जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसकी, तो इसमें आंसर आएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या जीएमओ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है 6वां, पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों जैविक घटक व खाली स्थान से मिलकर बना रहता है। तो ये 5वीं यूनिट का है आपका पारितंत्र चैप्टर, 12 चैप्टर का है, और जितने भी पारितंत्र हैं, इकोसिस्टम हैं, वो सबके सब 2 घटकों से ही मिलकर बनते हैं। पहला होता है आपका जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनवायरनमेंट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जो मिलके एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। अब इसी प्रकार से ट्रू और फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स में जैसे पहला है नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर इसका सही है, ट्रू। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आईयूडी जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, तो ये फॉल्स है क्योंकि आईयूडी बर्थ कंट्रोल को नियंत्रित करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है साइंटिस्ट मिलर टुक मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन फ्लास्क इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो उरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने अपने फ्लास्क में 3 कंपोनेंट ही लिए थे जो थे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लास्क में, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशन विथ प्लांट विच इज कॉल्ड लाइकेन, या जिसको हम कह सकते हैं कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं। तो कवक जो संबंध है वो फंजाई और एल्गी का है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन। नेक्स्ट आ जाता है आरएनए इंटरफेरेंस इज द मेथड ऑफ सेलुलर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक जीन, तो हाँ ये सेलुलर प्रोटेक्शन की मेथड है, ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है इन सीटू कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, तो ये क्या है, रॉन्ग, क्योंकि इन सीटू कंजर्वेशन जो आपकी लास्ट यूनिट से है जिसमें हम कंजर्वेशन पढ़ते हैं, ये 2 तरीके का होता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू।
तो इन सीटू जहाँ पे हम जहाँ पे उनका हैबिटेट है वहां पे ही उनको कंजर्व कर रहे हैं, वो कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। सो ये आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। इन सीटू कंजर्वेशन, प्लांट एंड एनिमल को हम उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करते हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम उनके लिए अलग से हैबिटेट बनाते हैं, वहां पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, सही जोड़ियां मिलाइए। आप लोग कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको डाउट्स हैं बायो में, जो जिस चैप्टर में है, आप सभी कमेंट करें और पूछे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़ियां मिलाएं। तो पहला है ध्रुवीय काय, जो पोलर बॉडीज है वो काहे में, उसका आंसर है ओजेनेसिस। नेक्स्ट है इनिशिएशन कोडॉन, तो इनिशिएशन कोडॉन है AUG। फिर है एलर्जीज, तो ये कौन सी एक इम्यूनोग्लोबिन ई है जिसके कारण से एलर्जी कॉज होती है। फिर क्लोनिंग वेक्टर जिसका आंसर है PBR 322, और पैरासिटिन जिसमें एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को हार्म होता है, जिसका आंसर है प्लस एंड माइनस। तो ये सही जोड़ियां आज आई हुई थी। अगला आ जाता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट यूनिट से आया हुआ था, गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि। तो जो विधि है दैट इज एमनियोसेंटेसिस, जिससे गर्भावस्था से में जेनेटिक ऑर्डर्स के डिसऑर्डर्स को पता करते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस में अंतर। तो ये इवोल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है। इसमें जो ड्रायोपिथेकस है वो एप लाइक जो थे वो क्या है, ड्रायोपिथेकस में आ जाते हैं। रामापिथेकस मोर ह्यूमन लाइक। नेक्स्ट है अगर एक एजुकेशनल टूर पे जाते हैं और अचानक से किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में और वो स्नीजिंग स्टार्ट कर देता है, तो किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की जो दोनों चेन है वो किससे बंध से जुड़ी होती है, तो उसका आंसर है डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। सो IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो इसका फुल फॉर्म है। थैंक यू मैम। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आया है कॉपर टी एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है। 2 कारण देना थे आपको। तो वाई इज कॉपर टी एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट 2 रीजन्स। तो कॉपर टी जो है ये टी शेप की होती हैं और कॉपर इसमें आयन होते हैं या कॉपर धातु इसमें लगी रहती है। तो ये कॉपर रिलीजिंग IUDs कहलाती हैं, कॉपर रिलीज करती हैं। कॉपर रिलीज होने से क्या होता है कि जो यूट्रस और वेजाइना वाला रीजन है वहाँ की कंसंट्रेशन हाई कर देती हैं, तो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं हो पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए एक आदर्श विधियाँ कहलाती हैं, बट इसको डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। इसके और में जो क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, कोई 2 उपाय लिखना था। व्हाट मेजर्स शुड अ पर्सन टेक टू अवॉइड गेटिंग एक्सपोज्ड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STDs भी बोलते, बहुत सारे डिसीज हैं। राइट एनी 2 सॉल्यूशन। तो STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इस प्रकार की बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। और कई बीमारियां इसमें इस प्रकार की भी हैं जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं है, इसलिए ऐसी बीमारियों से बचना ही एक आवश्यक उपयोग माना जाता है। तो इनसे बचने के लिए जो उपयोग हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं, जैसे कंडोम्स हैं, ऊपर क्वेश्चन आया कॉपर टीज हैं, फेसिडोम्स हैं, इनका यूज करना चाहिए। और अननोन पर्सन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ये कारण हैं इसके। ये 2 से आया है, 3 नंबर से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कभी आगे। इसी प्रकार जो क्वेश्चन है, नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं जबकि उसकी मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं। कोई 2 कारण संकरण के द्वारा समझाना था इसको। तो इसमें आपको पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है कि बिगर
फ्यूजन के मतलब फ्यूजन नहीं होगा या निषेचन की क्रिया नहीं होती है और गैमीट्स ही डेवलप होके ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसमें इसी प्रकार से रहता है कि जो नर है उसमें 16 गुणसूत्र हैं और मादा है उसमें 32। तो मादा में मियोसिस डिवीजन होके 2 गैमीट बनाती है, ये ओवम बनाएगी तो 16-16 गुणसूत्र के बनेंगे। और जब 16 गुणसूत्र का नर जो रहता है इसमें मिटोसिस डिवीजन होता है, ये फ्यूज होके 32 गुणसूत्र वाला बना देते हैं तो वो ड्रोन बनेगा, सॉरी ड्रोन नहीं, वो वर्कर बनेगा और क्वीन बनेगी, मतलब मादा मधुमक्खी बनेगी और वर्कर बनेगा। और जो 16 वाला गैमीट्स है ओवम, वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप करके नर मधुमक्खी या ड्रोन का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसमें हमेशा नर जो मधुमक्खी है उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, रानी और श्रमिक जो होते हैं उनमें 32 गुणसूत्र होते हैं। और लगभग एक छत्ते में 80,000 से 1,20,000 तक मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक रानी मधुमक्खी, 1500 से 2000 के बीच में नर मधुमक्खी, और बाकी जो शेष बचती हैं वो श्रमिक होते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया है, अभी बता दें, एक व्यक्ति रेलवे ड्राइवर के पद के लिए प्रार्थना पत्र देता है किंतु वह रेलवे सिग्नल के रंगों को नहीं पहचान पाता, कारण दीजिए। तो रेलवे जो सिग्नल हैं या ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं वो ग्रीन और रेड होते हैं मोस्टली। तो एक जेनेटिकली डिसीज है जो एक्स लिंक्ड डिसीज होती है, एक्स संलग्न बीमारी कहलाती है। रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर होता है। डबल रेसेसियो की कंडीशन में इसमें 2 रंग दिखाई नहीं देते, एक तो रेड कलर दिखाई नहीं देता और दूसरा हरा रंग या ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। एक तीसरी रंग वर्णांधता भी होती है नीले रंग की। तो इनसे क्या होता है कि मान लीजिए किसी को लाल रंग की वर्णांधता है तो उसको लाल रंग नहीं दिखाई देगा। अब ट्रैफिक सिग्नल में मान लीजिए रेड सिग्नल जल रहा है तो उसको परेशानी होगी, रेड कलर उसको दिखाई नहीं देगा और वो आगे बढ़ जाएगा तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ेंगे, चालान बनेगा उस पर और भी घातक घटनाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो बीमारी है वो रंग वर्णांधता कहलाती है। प्रोटेनोपिया लाल रंग की वर्णांधता और ड्यूटेरेनोपिया हरे रंग की वर्णांधता और ट्राइटेनोपिया ब्लू कलर की वर्णांधता होती है। इसमें एक कमेंट आया है जिसमें पूछा गया है थ्रेफ्ट, रॉबरी एंड इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ कंट्री इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है बायोपायरेसी, कि हम विदाउट परमिशन लेके, विदाउट परमिशन के कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट का अगर हम यूज कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। अगला इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि पहचान कर लिखिए कि जोड़े किस प्रकार के हैं, समजात या समवृत्ति। सो जिसमें एक क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस की आंख तथा स्तनियों की आंख, और जिसका जो क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें है कि ये क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है या होमोलॉगस ऑर्गन है। सो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल दोनों एक एनालॉगस ऑर्गन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि थ्रोन ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। इसका आंसर ये होमोलॉगस ऑर्गन है, ये होमोलॉगस ऑर्गन है। यस, ये होमोलॉगस। अब है जो आपने पूछा इंग्लिश में बता दीजिए, उसी का आंसर है कि ऑक्टोपस की आंख और मैमल्स की आईज दोनों में क्या है, तो दोनों ये एनालॉगस ऑर्गन है। और बोगनविलिया, थ्रोन ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा ये होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज सीवेज। तो सीवेज क्या है, बहिर्मल उपचार, जिसमें हम जो घरों से गंदा पानी, उसके उपचार के लिए अलग अलग 2 टेक्निक बनाई गई है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम पहले फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जिसमें हम पूरा जो भी आपका सीवेज वाटर है जो घरों से निकल रहा है उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं।
उसके बाद हम उसको सेकेंडरी टैंक में, जहाँ सैलरी होती है, जहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पे ट्रांसफर करते हैं, वहां पे उनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उनको नॉर्मल नदी वगैरह में डिस्पोज किया जाता है। मैम हिंदी में बताइए, हिंदी में मीडिया दोनों वर्जन की प्रॉब्लम है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई टेक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर। सो टेक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे, मतलब टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से लिया गया है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी स्टेबल रहा जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे क्या होता है, जो एंजाइम है वो अपना काम कम कर देते हैं। बट जो टेक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। जैसा कि आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीसीआर क्या है। सो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हाई टेम्परेचर में होता है, जिसमें हम छोटे से डीएनए को मल्टीपल कॉपीज हम उसकी ले सकते हैं, जो पीसीआर है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला वाला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग, देन एक्सटेंशन। इसमें हम टेक पॉलीमरेज का यूज करते हैं, जो थर्मस एक्वाटिकस से लिया जाता है। अभी एक क्वेश्चन अनुराग सोनी जी ने पूछा था कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो एक स्वस्थ पर्सन या हेल्दी पर्सन के लिए जो है 0.8 ग्राम, मतलब वजन के हिसाब से रहता है, जितने किलो का व्यक्ति होगा या पर्सन होगा उसके हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। बस एक नॉर्मल मैन में 0.8 ग्राम किलो पर किलो के हिसाब से प्रोटीन लेते हैं जनरली। और जिनको मांसपेशियां या जो एथलीट्स या पहलवान जो होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 1.2 से 1.8 ग्राम अप्रोक्सीमेट है ये आंसर। तो इस प्रकार से 0.8 से 1.2 ग्राम तक प्रोटीन पर किलो के हिसाब से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, अब अपन आगे एक ही क्वेश्चन आया है पिरामिड वाला। बाह्यतमल क्या है, ये हो गया था। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले एंजाइम का नाम एवं एंजाइम का चिकित्सा विज्ञान में महत्व देना था। तो ये बन गया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन था। इसी प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। मतलब इसमें क्या है, कोशिका, मतलब हम एक कोशिका लेते हैं और उसको संवर्धन माध्यम में ग्रो कराते हैं और कई हजार कॉपियां उसकी बनाई जा सकती हैं, बहुत ही कम समय में बनाते हैं, इसलिए सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। इसमें अभी अधिकांशतः जो बांस होता है, गुलदाउदी है और जो शो वाले प्लांट्स हैं उनमें अधिकांशतः इसका भी उपयोग होता है। अपने दमोह में भी नर्सरी है, सचदेवा नर्सरी, वहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन से बहुत सारे प्लांट तैयार किए जाते हैं। कभी आप लोग की विजिट लगे तो वहाँ जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे माइक्रो प्रोपेगेशन से संबंधित एक्सपेरिमेंट होते हैं। अभी मैम ने आपको बता दिया था एडीए की कमी से मतलब कौन सी डिसीज होती है। तो एडीए की कमी से एक सीड डिसीज होती है, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम से संबंधित जो सेल होती हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसके लिए आपको जीन थेरेपी या सर्जरी कराना पड़ती है, तब कहीं जाके ये बीमारी ठीक हो पाती है। तो थोड़ा कठिन है ये, मतलब इस डिसीज़ को डायग्नोज करना, और ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है जीन थेरेपी में। इसी प्रकार से इसमें एक क्वेश्चन और दिया है नीचे दिए गए मानव समष्टि के आयु पिरामिड्स। तो ये भी उसका है आपका समुदाय और समष्टि वाले चैप्टर का। तो ये भी बन गया होगा, घास का स्पर्धी अपवर्जन का नियम। अगला जो है क्रायो प्रिजर्वेशन और इसका उपयोग।
क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कहलाता है कम ताप पर किसी भी जीव को, कोशिका को, गैमेट्स को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखना या प्रिजर्व करके रखना। प्रिजर्वेशन जो है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड जो होती है आपकी इन सीटू और एक्स सीटू, उसके अंतर्गत आता है। ये एक्स सीटू में आएगा ये। तो यूज इसका यही है कि लंबे समय तक 196 - 196 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखते हैं और कई दिनों तक या कई वर्षों तक किसी भी चीज को उसी अवस्था में रखा जा सकता है। रिवेट पोपर परिकल्पना एहरलिख साइंटिस्ट ने दी थी। और रिवेट पोपर मतलब इसने कहा था जो एरोप्लेन है उसके जो पंखे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, उसमें जो कील या नट लगे रहते हैं, उन नटों को हम एक एक करके निकालते जाएं यदि, जैसे अभी हम पारिस्थितिक तंत्र या बायोडाइवर्सिटी के साथ करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं ओवरऑल द वर्ल्ड में जो डिस्कवर की गई हैं, वो जो नहीं भी की गई अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को अभी डिस्कवर किया जा चुका है। उसमें से यदि एक भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो इकोसिस्टम को बिगाड़ देती है। तो रिवेट पोपर परिकल्पना उसी से रिलेटेड है कि हम बहुत सारी जातियों को एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल और कारखाने और विभिन्न प्रकार के जो विकास होते हैं उनसे बहुत सारी जातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो कुछ जातियां की स्टोन होती हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती हैं बायोडाइवर्सिटी में या इकोसिस्टम में, तो उसी से संबंधित रिवेट पोपर परिकल्पना होती है। अगला जो क्वेश्चन है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए अच्छा क्यों माना जाता है? कोई 3 कारण देना है। तो माँ का जो दूध होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। पहले दिन से लेकर 5 से 10 दिन तक ये निकलता है और इसमें एंटीबॉडीज और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए हल्का येलो कलर का रहता है और कंसंट्रेट भी होता है। इसमें एंटीबॉडी ए होती है जो चाइल्ड को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए काम करती है। कई प्रकार के जो रोग शिशु को हो जाते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप नहीं रहती, तो ये उसको बचाती है। इसमें प्रोटीन रहता है, विभिन्न कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त मिलता है। इसी प्रकार से स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना था। मेक अ क्लीन लेबलेड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तो इजी था, बन गया होगा सभी बच्चों पर। इसी प्रकार से प्राय पुरुषों में वर्णांधता रोग हो जाता है लेकिन स्त्रियां इनकी वाहक होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो अभी इसका क्वेश्चन जो आया था पहले कलर ब्लाइंडनेस का, तो अभी मैं बता चुका हूं आपको कि फीमेल का जो जेनेटिक मेकअप होता है, गुणसूत्रीय रचना होती है, वो 44-XX और मेल की जो होती है वो 44-XY होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर होता है। एक्स संलग्न बीमारी कहलाती है, रंग वर्णांधता है कलर ब्लाइंडनेस। तो जब ये डबल रेसेसिव फॉर्म में होता है, दुई अप्रभावी, उस स्थिति में ये बीमारी फैलाता है। तो जैसे महिला में हमने कहा XX 2 गुणसूत्र होते हैं, यदि एक एक्स गुणसूत्र पर है इसका जीन, तो दूसरे एक्स का प्रभावी जीन इसके प्रभाव को दबा देता है। तो जैसे इसका जो सिंबल होता है वो C है, तो XCX यदि होता है, XCX यदि होता है तो इस प्रकार की महिला को कलर ब्लाइंडनेस बीमारी नहीं होगी। बट ये कलर ब्लाइंडनेस जीन को लिए है इसलिए वाहक या कैरियर कहलाती है। तो ये वाहक हो सकती हैं लेकिन वर्णांध नहीं होंगी इस प्रकार की महिलाएं। जबकि पुरुष में क्या होता है, XY गुणसूत्र होते हैं। यदि एक X गुणसूत्र पर ये जीन है तो इसका प्रभावी जो जीन होता है दूसरे X पर वो होता नहीं। इसमें Y गुणसूत्र होता है तो Y गुणसूत्र उसको प्रभावित नहीं करता, इसलिए पुरुष अधिकांशतः कलर ब्लाइंडनेस होते हैं और स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं या कम होती हैं।
जब दोनों एक्स पर होगा इसका जीन्स, तब स्त्रियां कलर ब्लाइंडनेस होंगी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जीन मेल और फीमेल में भेदभाव करता है। जैसे गंजापन भी एक बीमारी है, वो भी इसमें भेद करती है कि महिला पुरुष जो हैं वो अधिकांशतः गंजे होते हैं और स्त्रियां कम होती हैं। इसी प्रकार से आपका हीमोफीलिया बीमारी भी है। जैसे क्वेश्चन पूछा है रोहित पटेल ने कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है जिसमें इट इज अ टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर इन विच वी रैपिडली मल्टीप्लाई द प्लांट फ्रॉम स्मॉल पेरेंट प्लांट, जिसमें हमें एक डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट मिल सकता है और हम उसके आइडेंटिकल क्लोन्स बना सकते हैं और फिर हम उसको ग्रो कर सकते हैं फील्ड में। उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। So, micropropagation is a tissue culture technique for rapidly multiplying plants from a small piece of parent plant or ex plant in a laboratory condition. इसमें हम एक दूसरे से आइडेंटिकल प्लांट फील्ड में ग्रो कर सकते इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल। सो इसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि एपोमिक्सिस तथा पार्थेनोक्रेपी में क्या डिफरेंस है। जो एपोमिक्सिस है इसमें हम जो एपोमिक्सिस रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट अंडरगोइंग द फर्टिलाइजेशन, जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। और पार्थेनोक्रोपी भी इज अ टाइप ऑफ कहना चाहिए एपोमिक्सिस है जिसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एग, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोक्रेपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पेपर में फिर से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप जो हमें बाहर से कोई भी प्लांट है जो बाहर से हमें वो दिख रहा है वो उसका फिनोटाइप रहेगा। जैसे हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं जो हमारा 4th चैप्टर है जिसमें हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े। तो जैसे हमें सबको पता है कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, दोनों को जब क्रॉस कराते हैं तो जो हमें पहली जनरेशन मिलती है उसमें हमें लंबा पौधा मिल रहा है। तो वो क्या होता है, लंबा पौधा मिल रहा है तो वो लंबा, लेकिन उसमें क्या है, एक कैपिटल है देन वन इज स्मॉल। तो उसमें क्या है, उसका जेनेटिकली फिनोटिपिकली वो दिख रहा है हमें टॉल, लेकिन जेनेटिकली वो जो उसका पेरेंट्स है उससे डिफरेंट है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बायोगैस एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, नेम द ऑर्गेनिज्म। सो बायोगैस वो है जहां पे हम, ये क्वेश्चन एक और आया हुआ है, व्हाई प्लांट आर यूज ओनली 1% ऑफ energy from the sun to make food and why plant do not 10%। इसमें अब क्या है कि जो सन से एनर्जी रिलीज होती है उसका प्लांट ओनली 1 से 2% उपयोग कर पाता है, जबकि पार जो होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन उसमें वो 50% एनर्जी यूज करता है। तो 1 से 2% ही प्लांट लेता है, बट प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स है। तो प्रोड्यूसर से जब एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जनरेट होगी जाएगी तब वो 10% ही जा पाती है। जैसे प्लांट ने ली एनर्जी 1 से 2% ली तो प्लांट के लिए वो 100% है, वो उसका यूज करेगा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, डेवलपमेंट में और अपने रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, अदर जो एक्टिविटीज हैं। तो 90% एनर्जी वो यूज कर लेता है उसकी। तो जो हर्बीवोर्स होंगे जो प्लांट्स को खाएंगे उसके पास उसकी 10% एनर्जी ही जाएगी। इसी प्रकार जो हर्बीवोर्स हैं, अब जो 10% उसके पास पहुंची, अब वो भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में 90% एनर्जी यूज कर लेता है। और फिर जो नेक्स्ट उसको लेगा खाएगा जो कार्निवोर्स होगा तो उसके पास 10% जाएगी उसकी। जैसे 100% प्लांट के पास है तो हर्बीवोर्स के पास जाएगी ओनली 10% और कार्निवोर के पास जाएगी ओनली 1%। तो ये क्वेश्चन जो है तीनों एग्जाम में पूछा गया है, आपके क्वार्टरली में भी आया था, हाफ ईयरली में भी और प्री बोर्ड में भी आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार हालांकि ये 2025 की वार्षिक परीक्षा फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया था 4 नंबर से। इसका पूरा पिरामिड बनाना था
तो इस प्रकार से 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पहुंचती है और 90% एनर्जी यूज कर लेता है वो, इसलिए इसको 10% लॉ बोला जाता है। प्लीज माय क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, हम लोग सॉल्व भी कराते जा रहे हैं और जो आपके कमेंट्स आ रहे उसके भी आंसर देने का पूरा प्रयास है। बायोगैस क्या है, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो ये 3 मार्क्स से आया है। बायोगैस गैस प्लांट बनाए जाते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो परमानेंट और दूसरे टेम्परेरी। तो अपने जो सिलेबस में है वो परमानेंट वाला बायोगैस प्लांट दिया है एनसीईआरटी में। तो इसका क्या है कि एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उसमें टैंक रखते हैं और सिलरी, गोबर की जो सिलरी होती है उसको पानी में मिला के भेज देते हैं। तो गोबर जो होता है डंक, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। बैक्टीरिया जो इनने पूछा है वो मेथेनोकोकस या मेथेनोजेंस ग्रुप होता है उनका। उस ग्रुप में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जिसमें मेन जो बैक्टीरिया है वो मेथेनोकोकस होता है। इसी प्रकार से उसमें कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं, जैसे एंटीडीनियम कार्डेटम। ये प्रोटिस्ट क्या करते हैं, और बैक्टीरिया जो सिलरी होती है उसमें सेल्यूलोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो इसका ये एनेरोबिकली अपघटन कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देंगे, ये अपघटन करेंगे तो अपघटन करके गैस रिलीज होती है। तो मेथेन गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। तो पूरा बायोगैस जो है उसमें 60% से 70% के आसपास मेथेन गैस होती है। और ऊपर गैस होल्डर लगा रहता है और पाइप लगा रहता है, तो वो वहाँ से आप अपने घर के किचन में ले जाते हैं और चालू करते, तो गैस जो है वो फिर जलती है, मीथेन गैस। दूसरी तरफ इसका एक बॉक्स रहता है, निकास कहलाता, तो वहाँ से जो सिलरी से गैस बन चुकी है उसको बाहर निकाल दिया जाता। तो उससे बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो उपले भी बनाते हैं और उस जैविक खाद में भी उसका यूज कर सकते हैं और खाद में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण होता है ये, और गैस का भी प्रोडक्शन करता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना ज्यादा है इसकी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज क्रायोजीन। तो जो बैसिलस थ्रंजिनेसिस है, जो बीटी कॉटन या बीटी कपास जो हम आजकल एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक जीन होता है जो क्रायो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रायो प्रोटीन जो क्या करता है, अगर वो उसको कोई भी क्या कहना चाहिए, कीड़े मकोड़े जब खाते हैं तो वो उनके पेट में जाके टॉक्सिक हो जाता है। सो क्रायो प्रोटीन, क्रायोजीन वो जीन है जो क्रायो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जो भी क्या कहना चाहिए इंसेक्ट्स उसको खाते हैं तो उसके पेट में जाके वो एल्कलाइन पीएच उसको जैसे ही मिलता है वहां पे वो क्या करते हैं, उनके जो एपिथेलियल सेल हैं उनकी इंटेस्टाइन को उनको स्वेलअप कर देते हैं, उनमें होल कर देते हैं, और जिससे वो कीट या इंसेक्ट मर जाता है। इसको हम, यही क्रायोजीन है। नेक्स्ट है, मैम कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया रहता है। सो LAB, लैक्टो लैक्टिक एसिड बैसिलस, जो पूरे बैक्टीरियाज हैं वो उसमें कर्ड में पाए जाते हैं, लैब बैक्टीरियाज। बिल्कुल, जैसे मैम ने अभी बताया कि क्राय प्रोटीन जो होता है, जैसे बीटी काटन अभी अपनी चर्चा भी हुई थी, तो कपास के लिए भी, कपास में वो बनाएगा क्राय प्रोटीन, लेकिन कपास को उससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अक्रिय रूप में रिलीज होता है या बनाया जाता है क्रायोजीन्स के द्वारा। तो इसको सक्रिय होने के लिए एल्केलाइन मीडियम चाहिए पड़ता है। तो जैसे इंसेक्ट लेता है तो गट जो होता है वो एल्केलाइन होता है, मतलब उसका पीएच जो है 8 से 9 के आसपास होता है इंसेक्ट के गट का पीएच। तो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और उसको टॉक्सिक सब्सटेंस बना के इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड राइट देयर मेडिसिन इम्पोर्टेंट। तो पहला जो एंटीबायोटिक था वो फंगस से बनाया गया था, मतलब सेरेंडिपिटी से बना था, मतलब इस टाइप की खोज जिसको हम करते नहीं हैं
और खोज हो जाती है, वो कहलाती सेरेंडिपिटी। साइंस की एक ब्रांच है। तो एलेक्जेंडर जो थे 1928 में स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर अपना काम कर रहे थे। शुगर सॉल्यूशन इन्होंने लिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया और ये वैसे ही छोड़ के घर चले गए। तो दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उसके आसपास जो मटेरियल गिर गया था वो पूरे बैक्टीरिया मर चुके थे। तब इनने स्टडी के दौरान उसको देखा तो वहाँ इनको एक सबस्टेंस मिला जिसका नाम था पेनिसिलिन। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था उसका नाम है पेनिसिलिन। और दूसरा है इसके औषधीय इंपॉर्टेंस लिखना है। तो ये क्या करते, जो बैक्टीरिया है मोस्टली उनकी ग्रोथ रोक देते और सेल वॉल उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते और डिसीज नहीं होती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार लिखिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके जो 3 प्रकार हैं आपके, नंबर ऑफ बायोमास, नंबर वाला पिरामिड और एनर्जी पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2026 में इसमें से आएगा कुछ ना कुछ, या तो ऐसे ही आ सकता है जैसे अभी प्री बोर्ड में पूछा गया है, 4 नंबर से आता है मोस्टली। ये किसी एक पिरामिड का आपको डिटेल डिफाइन करना पड़ता है। तो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। जीव संख्या के पिरामिड में सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। जैव भार में भी सीधा और उल्टा दोनों बनेंगे। और एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज सीधा होता है, मतलब अपराइट रहता, वो कभी उल्टा नहीं बनता। इसके और में ये दिया है, द सन प्रोवाइडेड द एनर्जी, सनलाइट, सोलर एनर्जी एंड इकोसिस्टम राइट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स। तो अभी डिस्कस हो गया है, 10% लाभ हुई है, डिफरेंस हो गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन आया, एक आवृत्तबीजी पौधे के गुरु बीजाणु धानी की काट का आरेख बनाइए तथा उसमें फ्यूनिकुलस, सूक्ष्म द्वार, भ्रूणकोश और गुरु बीजाणु द्वितीयक न्यूसेलस का नामांकन करना है। तो मेगा स्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड लेवल फ्यूनिकुलस, माइक्रो पाइल, एम्ब्रियो सेकंड न्यूसेलस। ये क्वेश्चन ही कई बार पूछा गया है और पूर्ण चांस होते हैं। पिछली बार भी 4 नंबर से आया था, इस बार भी ये 4 नंबर से पूछा गया। तो अधिकांश बच्चों पे बन जाता है। इसका नामांकन बनाने के लिए भी पूछा जाता है और एक 4-5 नाम भी पूछ लेता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक का द्विकुंडलित डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये 11th में भी है, 12th में भी है। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स का फर्स्ट टाइम मॉडल 1953 में दिया था, जिसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था और बेस्ट मॉडल कहलाता। और इन्होंने जो मॉडल दिया था वो बी मॉडल था। हाँ, तो जो इन्होंने मॉडल दिया था डीएनए का, इसमें 3 मेन जो बैकबोन होती है वो 3 चीजों से मिलके बनी है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस। सो जो एक न्यूक्लियोटाइड, अगर हम डेफिनेशन देखें कि डीएनए क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। सो जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है जिसमें शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस। तो 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। सो ये सब मिलके, तीनों मिलके एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का, जो वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल है। क्वेश्चन पूछा है, व्हाई एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइटेड क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, इसलिए हमेशा अपराइटेड होता है और यहाँ पे एनर्जी में लॉस होता रहता है। 10% का लॉस है, तो ये हमेशा कैसा अपराइटेड पिरामिड ही होगा। एक क्वेश्चन पूछा है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? सो क्रायो प्रिजर्वेशन, जब हम -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन, जो हमारी लिक्विड नाइट्रोजन है, उसमें हम
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, जैसे जो ex-situ कंजर्वेशन है जिसमें सीड्स आ जाते हैं, उनको हम प्रिजर्व करते हैं, तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसमें हम -196 डिग्री पर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, ये क्रायो प्रिजर्वेशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह सिद्ध करने के लिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, हर्षा-चेस के एक्सपेरिमेंट को समझाना है। तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इसके लिए अपने सिलेबस में 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो दिया गया था वो आपका था ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं उसको, 1928 में ग्रिफ्थ ने किया था। तो वो उनने बहुत अच्छे से समझाया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया, चूहे में इंटर कराया, तो उसके 2 स्ट्रेन होते हैं, वीरुलेंट और नॉन वीरुलेंट। और वाटसन और इसने हर्षा-चेस ने बैक्टीरियोफेज में इसी एक्सपेरिमेंट को किया, इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं इस मेथड को। तो जो बैक्टीरियोफेज हैं वो वायरस होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए गंगा नदी का पानी शुद्ध माना जाता है। गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया की ग्रो को रोक देते और उनको नष्ट कर देते हैं, इसलिए कई वर्षों तक गंगा का पानी खराब नहीं होता, वही है इसका। तो इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज में जो आइसोटोप लिया प्रोटीन और डीएनए में, तो इसने P32 और S35 प्रोटीन लिया आइसोटोप में और डीएनए में P32 लिया, और 2 बैक्टीरियोफेज से अलग अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। तो जिसमें S35 गया, तो इसका जो कोट होता है ऊपर का बैक्टीरियल कोट प्रोटीन का जो बना रहता है, वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं होता, ओनली जेनेटिक मटेरियल जो इसका होता है डीएनए, वो बस उसके अंदर जाता है। तो जैसे ही वो फ्लैजेलम होते हैं उसमें पैक्स, उसकी सहायता से जैसे ही वो बैक्टीरिया की बाल से चिपक जाता है, तो लाइसिस एंजाइम से इसकी जो बाल होती है उसको वो लाइसिस करके उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है, और जेनेटिक मटेरियल अंदर जाके बैक्टीरियल के डीएनए से मिक्स हो जाता है, और बैक्टीरियल डीएनए पर स्वामी की तरह काम करता है। अपने हिसाब से ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाता है और अपनी बहुत सारी कॉपियां बना लेता है। दूसरे वाले में हमने P32 लिया था, तो ये डीएनए लिया था, तो ये भी अंदर जाता, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो ये क्या करता आगे जाके, ये भी अपनी कॉपियां बनाएगा। तो लास्ट में जब पूरी बैक्टीरियल मशीनरी का ये यूज कर लेते हैं, उसके पूरे डीएनए का, उसके पूरे प्रोटीन का अपने हिसाब से उपयोग करके, जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो उसकी जो बाल है वो लाइसिस हो जाती है और बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं। जब बैक्टीरियोफेज बाहर निकले तो इसने देखा, साइंटिस्ट ने, कि जिसमें हमने S35 लिया था तो इसको वो प्रोटीन नहीं मिला। इसका मतलब था कि यह जो प्रोटीन होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और दूसरे वाले में जो P32 लिया था, तो इसका जब इसने डीएनए का एनालिसिस किया तो उसमें P32 डीएनए मिला। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है। अभय ने एक क्वेश्चन पूछा है, विच माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। सो जो मीथेनोजेंस हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, वो बायोगैस में यूज किए जाते हैं। जो कि मीथेनोजेंस है, जो हमारे कैटल्स हैं, रूडिमेंट्री गाय है, कैटल, उनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें मिलते हैं। एक और क्वेश्चन है, रोहित पटेल ने पूछा है, ऑक्टोपस आई आर होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन। तो जो ऑक्टोपस की आई और ह्यूमन की आई है वो एनालॉगस ऑर्गन है, वो एनालॉगस ऑर्गन में आ जाते हैं रोहित। अगला क्वेश्चन अब आता है हमारा जो अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन, जो है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक डिसऑर्डर है। ये किस पैथोजन से हो रहा है? तो ये HIV से हो रहा है। इसका टेस्ट, इसको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जिससे हम HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एलाइजा टेस्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट, विच कॉज द एड्स इन्फेक्शन?
सो एड्स इन्फेक्शन एक कहना चाहिए कि जो जिसको एड्स हुआ है उसके साथ अगर सेक्सुअली रिलेट करते हैं तो उससे एड्स का इन्फेक्शन फैल सकता है। सर इस क्वेश्चन में कुछ बताएंगे आप और बताना चाहेंगे? हाँ, एड्स वाले में तो इसमें एड्स का पूरा नाम लिखिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के रोगजनक का नाम बताइए, तो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वायरल इन्फेक्शन से होता। और एड्स के परीक्षण का नाम बताइए, तो एलिजा टेस्ट होता है इसके लिए। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे। इसी प्रकार से एड्स के संक्रमण के कारण लिखिए, तो एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। अब इसके संक्रमण के कारण लिखना है कि ये फैलता कैसे है। तो फैलने के बहुत सारे कारण हैं। मेन जो कारण है इसका वो सेक्सुअली कारण है, रिप्रोडक्शन से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। दूसरा है नीडल के थ्रू भी जा सकता, जैसे एड्स पर्सन को नीडल लगा दिए और उसी नीडल को हम यदि किसी हेल्दी पर्सन में लगाते हैं तो उसमें भी वो डिसीज पहुंच जाती है एड्स की। इसी प्रकार से माता से शिशु में पहुंच जाती। ब्रेस्ट फीडिंग या दुग्धपान के दौरान यदि ब्लड रिलीज हो गया है, कहीं से ब्लड कांटेक्ट हो जाता है तो ये बीमारी उसको हो जाती है। इसी प्रकार से माता से शिशु में, मान लीजिए माता को एड्स बीमारी है और चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें भी 30% बीमारी होने के चांस रहते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं इसके फैलने के। इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम आ गया, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसका जो फर्स्ट खोजा गया था वो हाइंड सेकंड एंजाइम था। हाइंड सेकंड का जो नाम होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से इसको डिस्कवर किया गया था और इसका यूज जो है ये डीएनए को कट करने में किया जाता। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है और जिस पॉइंट से ये काटेगा तो जो पॉइंट बनेंगे डीएनए के उसको स्टिकी एंड बोलते हैं। और इनको यदि हम पढ़ते हैं तो पैलिंड्रोम्स भी क्रम बनाते हैं ये। तो इससे हम फिर किसी अदर डीएनए को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन है रोहित का, टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर। तो पीसीआर क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको कैरीमुलस साइंटिस्ट ने बनाया था, डिस्कवर किया था इस मेथड को 1985 में। इसके 3 चरण होते हैं। पहला है डीनेचुरेशन या तापानुशीलन, दूसरा होता है एनीलिंग और तीसरा होता है इसका प्रसार एक्सटेंशन। अब ये किस जीवाणु से बनता है, तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है ये, क्योंकि हम जब इसका डीनेचुरेशन कराते हैं तो 95 से 98 डिग्री टेम्परेचर पर हम डीनेचुरेट करते हैं डीएनए। तो इतने अधिक तापमान पर कोई एंजाइम काम करे, इसके लिए इन्होंने थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया जो होता है, ये हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो गर्म झरने होते हैं जिनका तापमान 80 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में होता है, उन झरनों में ये जीवाणु पाया जाता है। तो जब ये जीवाणु इतने गर्म तापमान पर जिंदा है तो इसके अंदर के जो एंजाइम है वो उस टेम्परेचर पर काम करते हैं। इसलिए इसके एंजाइम को ही लिया गया है, क्योंकि जब हम डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाएंगे तो हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए पड़ेगा। और इसलिए हम थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु से जो प्राप्त होता है टैग पॉलीमरेज, उसका यूज पीसीआर में करते हैं। और टैग पॉलीमरेज का उपयोग क्यों किया जाता तो ये बता ही दिया गया है, इसलिए टैग पॉलीमरेज लिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। कोई डाउट होता है तो आप फेसबुक लाइव में भी पूछ सकते हैं और जनरली क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। और अभी 15 तारीख से हम लोग 8:30 बजे सुबह से 9:30 बजे तक स्कूल में क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें किसी भी स्कूल के विद्यार्थी आके अपनी समस्याएं और सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं।
क्लास संभवतः एक्सीलेंस स्कूल या मॉडल स्कूल में संचालित होगी। 15 तारीख से ये स्टार्ट होगी और 30 तारीख तक चलेगी। तो 15 दिन में जितनी भी आपकी और समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, सभी का धन्यवाद।